क्लास 12th में फिर से आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड हमने कुछ ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन किया हुआ है। आप जानते हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होता है, क्योंकि यह मेरिट बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके तैयार हैं तो उस पर कोई भी डिडक्शन नहीं होता है, मार्क डिडक्शन नहीं होता है, यानी कुछ नंबर उस पे से कटते नहीं हैं। जो भी नंबर आपका होता है वो फुल नंबर आपको पूरा मिलता है। साथ ही साथ यह एक तैयारी के लिए भी अच्छा है। अगर आप इंटर के बाद किसी कंपटीशन की तैयारी करना सोच रहे हैं तो इसके लिए भी यह हेल्पफुल है। जैसे इंजीनियरिंग है, पॉलिटेक्निक है, अन्य डिप्लोमा है, तो इन सब के लिए भी यह एक बहुत ही अच्छा रिवीजन आपके लिए है। बायो क्षेत्र में भी, बायोलॉजी के क्षेत्र में भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। तो मेन उद्देश्य यही है कि बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ साथ कुछ और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी आप क्या करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आप अधिक से अधिक लेकर के देखिए। तो चलिए इसी क्रम में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है, चैप्टर आपका फर्स्ट है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन मीन्स बिलियन से हमने इन क्वेश्चन का कलेक्शन किया हुआ है। स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुण नहीं है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? तो हम बताए थे, जो क्लास किए होंगे वो बच्चे जान रहे होंगे। अगर नहीं क्लास किए हैं तो ऑनलाइन जो लेक्चर्स हमारे हैं उनको भी देखिए। अब कॉलिगेटिव मीन्स होता है ऐसे प्रॉपर्टी, ऐसे गुणधर्म जो एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, और ये वाष्प दाब से संबंधित है। वाष्प दाब क्या होता है, जब डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है तो उससे संबंधित बहुत सारे प्रॉपर्टी चेंज हो जाते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, तो वाष्प दाब के कारण ये सब जो गुण हैं वो परिवर्तित होते हैं। वाष्प दाब खुद क्या है, एक ओरिजिनल प्रॉपर्टी है, इसलिए यह अणुसंख्य गुण नहीं। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कुहासा किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है? कोलाइडियल सॉल्यूशन से हमने इसको लिया है। तो कोलाइडी सॉल्यूशन आप क्लास 9th में भी पढ़े हुए हैं। कोलाइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, अब उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, उसको आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। कुहासा किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है? द्रव के कण गैस में क्या होते हैं, परिक्षिप्त होते हैं। तो कुहासा में ऑप्शन ए आपका सही है। द्रव के जो कण होते हैं वो गैस में परिक्षिप्त होते हैं। कोलाइडी विलयन आप जानते हैं कि 8 तरह से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में, और ठोस का ठोस में। ऐसे ही द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, और द्रव का गैस में, और गैस का ठोस में, और गैस का द्रव में। गैस का गैस में जो होता है वो कोलाइडी विलयन नहीं होता है। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी जरूरी है, केवल ऑब्जेक्टिव आपका करने से नहीं होगा, इसके पीछे कारण भी आपको समझना पड़ेगा, ताकि इससे संबंधित अगर और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं तो आप उसको कर सकें। फिर कह रहा है थर्ड में, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आदर्श घोल यानी आदर्श विलयन का निर्माण नहीं करता है? तो आदर्श विलयन का निर्माण कौन करता है, उसके लिए कंडीशन ये होता है, बताया था कि डेल्टा एच मिक्स जो होना चाहिए वो अगर 0 होना चाहिए, और डेल्टा वी मिक्स जो है वो भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब वो आदर्श विलयन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब विलय और विलायक को अगर आप मिलाते हैं और एंथैल्पी में परिवर्तन 0 है, यानी एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है या उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आदर्श विलयन हो जाएगा। तो इस तरह से डी ऑप्शन आपका सही है, एसीटोन और कार्बन टेट्राक्लोराइड।
फोर्थ क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धपारगम्य झिल्ली से इसमें से निकल जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल जाते हैं। तो आप क्या क्या ऑप्शन है, विलेय के कण, विलायक के कण, सरल आयनिक यौगिक, इनमें से कोई नहीं। तो विलायक के जो कण होते हैं वो एसपीएम कहते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से विलायक के जो अणु होते हैं वो आसानी से बाहर निकल जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। ऑप्शन है NaCl, यूरिया, पोटेशियम सल्फेट, ग्लूकोज। किसमें हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। तो पोटेशियम सल्फेट, एक्वस पोटेशियम सल्फेट सॉल्यूशन जो है इसमें हिमांक का जो अवनमन है वो अधिकतम होगा। हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। कब होता है अधिकतम हिमांक का अवनमन, कब होता है। पोटेशियम सल्फेट को जब हम उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या होगा, पोटेशियम सल्फेट क्या होता है, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है, जगह घेर लेगा। इस तरह से वाष्प दाब अधिकतम मात्रा में घट जाएगा, जिससे हिमांक का अवनमन बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा। अगला जो क्वेश्चन है, जल एवं एसिटिक एसिड के मिश्रण में 9.0 ग्राम जल और 120 ग्राम एसिटिक एसिड है। इस मिश्रण में जल का मोल प्रभाज पूछ रहा है। मोल फ्रैक्शन कितना होगा निकालना है। तो ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इसमें आप कैसे निकालेंगे, W1 और W2 दिया हुआ है, W1 और W2 दिया हुआ है। इसके लिए आप क्या करेंगे, N1 और N2 निकाल लेंगे। तो N1 और N2 कैसे निकालेंगे, N1 इक्वल टू हो जाएगा W1 अपान N1 इक्वल टू हो जाएगा W1 अपान M1, यानी इसके मोलर मास से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और फिर आप मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज कर लेंगे, x इक्वल टू x1 इक्वल टू N1 अपान N1 प्लस N2। तो इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ऑप्शन आपका बी सही है। सातवां क्वेश्चन कर रहा है, मोललता को कैसे व्यक्त करेंगे। तो मोललिटी मोललता है, ध्यान देंगे। मोललता को कैसे व्यक्त करेंगे, तो मोल प्रति केजी में व्यक्त करेंगे। अगर वही मोलरता रहता तो मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां कह रहा है, प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी। तो प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, सेकेंड इनवर्स होती है। यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1/2 कहिए या सेकेंड इनवर्स कहिए, एक ही बात है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन आयन जलीय घोल में सबसे अधिक अस्थायी होता है। तो ऑप्शन आप क्या क्या है, मैग्नीज आयन है, क्रोमियम आयन है, टाइटेनियम है और वेनेडियम है। इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्रोमियम आयन जो है वो सबसे अधिक अस्थायी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलीय विलयन में किस क्षारीय धातु की सबसे अधिक अवकारक शक्ति होती है। तो लिथियम जो है सभी एक ही ग्रुप से लिए गए हैं। लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो सीजियम है, ठीक है। लिथियम, पोटेशियम, सीजियम, सोडियम। लिथियम जो होता है उसकी साइज सबसे छोटी होती है और स्मॉलर साइज होने के कारण इसकी अवकारक जो शक्ति होती है वो अधिकतम होती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांद्रण की वह इकाई जो तापक्रम से स्वतंत्र है। तापक्रम है, टेम्परेचर से क्या है, स्वतंत्र है। तो टेम्परेचर से स्वतंत्र इकाई आपका यूनिट जो होता है वो मोललता होता है। कंसंट्रेशन व्यक्त करने के लिए वह यूनिट जो टेम्परेचर फैक्टर से क्या है, फ्री है। तो ऑप्शन आपका है मोलरता, मोललता, आयतन प्रतिशत और पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। तो मोलरता में क्या है,
मोलरता में मोल पर लीटर होता है, तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर जब चेंज होगा तो उसका आयतन भी चेंज होगा, इसलिए यह नहीं होगा। पीपीएम में भी आयतन फैक्टर प्रभावित कर रहा है और आयतन प्रतिशत में भी आयतन जो है वो टेम्परेचर से प्रभावित हो जाएगा, इसलिए जो बी ऑप्शन है वो प्रभावित नहीं होगा। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन केजी होता है, ठीक है। तो जो मास है, मास प्रभावित नहीं होता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला जो है 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 35 डिग्री सेल्सियस पर 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 98% शुद्धता वाले H2SO4 घोल की मोलरता क्या होगी? तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13। अणुसंख्य गुणधर्म विधि से प्रोटीन तथा बहुलक का अणुभार ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि है। अणुसंख्य गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड से प्रोटीन तथा बहुलक का अणुभार यानी पॉलीमर्स का मॉलिक्यूलर मास अगर ज्ञात करना है तो सर्वोत्तम विधि कौन सा है? ऑस्मोटिक प्रेशर है, मतलब परासरण दाब है, कि हिमांक का अनुमान है, कि वाष्प दाब का अनुमान है, कि क्वथनांक का उन्नयन है? तो सबसे बेस्ट आपका है ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण विधि, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। इसमें जो देखिए जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिए गए हैं उसके लिए जो रिक्वायर्ड जो फार्मूला है उसको आप यूज करेंगे, जो पहले पढ़ा चुके हैं। क्या तरीका है उसको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप ट्राई करेंगे, ऑप्शन बता दिया गया है। उसके बाद अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके वहाँ पे आप बताइएगा। 14 क्या करा है? पोटेशियम आयोडाइड के 1.0 m जलीय घोल में कौन सा परिवर्तन किया जाए कि उसके वाष्प दाब में उन्नयन हो जाए? तो उसके लिए आप क्या करेंगे? वाष्प दाब में उन्नयन के लिए ऑप्शन है NaCl मिला दिया जाए, Na2SO4 मिला दिया जाए, पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया जाए, जल मिला दिया जाए। तो आप क्या करेंगे? इसमें जल मिला देंगे। अब अगला क्वेश्चन है, ऐसे विलयन जिनमें निश्चित ताप पर परासरण दाब समान होते हैं क्या कहलाते हैं? निश्चित टेम्परेचर पे, डिफरेंट टेम्परेचर पे ऐसे सॉल्यूशन जिनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाए SPM से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, तो उसमें ऑस्मोसिस की घटना हो ही ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसके लिए ऑप्शन दिया है समाकृतिक कहते हैं, कि समावयवी कहते हैं, कि अति परासारी कहते हैं, कि सम परासारी कहते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? सम परासारी, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइसोटोनिक कहेंगे, एक होता है आइसोटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक और एक होता है हाइपोटोनिक। सम परासारी, अति परासारी और अल्प परासारी। तो जिसमें परासरण दाब दोनों तरफ समान होता है उसको हम सम परासारी विलयन कहते हैं, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? तो परासरण दाब है, वाष्प दाब का अनुमान है, हिमांक का अनुमान है, ये तीनों तो है ही। पृष्ठ तनाव इसमें इससे संबंधित नहीं है, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। जाहिर सी बात है, ये तीनों परासरण दाब है, ऑस्मोटिक प्रेशर, वाष्प दाब का अनुमान, डिक्रीजिंग द वेपर प्रेशर, हिमांक का अनुमान, डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट, तो ये सब तो हैं ही। बस सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव इससे संबंधित नहीं है। 17वां क्या कर रहा है? निम्नलिखित जलीय विलयनों में उच्चतम क्वथनांक का सॉल्यूशन कौन सा होगा? NaCl है, कि यूरिया है, कि ग्लूकोज है, कि MgCl2 है, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसमें उच्चतम क्वथनांक का जो विलयन होगा वो आपका 0.001 MgCl2 सॉल्यूशन होगा, यानी सी ऑप्शन आपका सही है।
विलयन में विलेय की मोलरता किस यूनिट में, विलयन में विलेय की मोलरता नहीं है, मोलरता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है। मोलरता और मोलरता में कन्फ्यूजन हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, केवल ल और र का अंतर है। तो अगर मोलरता रहेगा तो नीचे क्या होगा, विलायक का भार हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा किलोग्राम में। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी मोल पर केजी हो जाएगा या मोल केजी इनवर्स हो जाएगा, एक ही बात हुआ। 19वां क्वेश्चन है, AgCl की NaCl विलयन में विलेयता समान ताप पर उसकी जल में विलेयता से कम होती है, इसका कारण क्या होता है। AgCl की NaCl विलयन में विलेयता समान ताप पर उसकी जल में विलेयता से कम होती है। तो देखिए इसमें कॉमन आयन इफेक्ट यानी सम आयन प्रभाव जो है वो काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ भी AgCl में क्लोराइड आयन है और NaCl जो विलयन आप बनाए हैं उसमें भी क्लोराइड आयन है। तो कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पे वर्क कर रहा है, इसलिए सम आयन प्रभाव के कारण इसकी विलेयता कम हो जाती है। और अगला जो क्वेश्चन है, और यही इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन, हमने 20 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है इसमें। तो लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होगा। ऑप्शन है हीरा, डायमंड होगा कि ग्रेफाइट होगा कि चारकोल होगा कि कोक होगा। तो इसका आंसर बी आपका सही है, ग्रेफाइट जो होगा वो सबसे अच्छा चालक होगा। थैंक यू। 20 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया था, इन 20 क्वेश्चन को आप देखिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उसको आप खुद से भी करिए और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करिए। मैं और भी इससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे, इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे उनको मैं लेकर के आऊँगा। फ़िलहाल अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक एक जो वीडियो है वो हर चैप्टर से मैं पहले एक एक चैप्टर में बना लूँ, उसके बाद इसमें और भी क्वेश्चंस हम कलेक्ट करेंगे। थैंक यू।